देखिए आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसमें आप देखिए एसेंशियल फीचर्स बोलें या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलें, बात एक ही होती है। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप के बारे में जो हमने देखा था उसकी विशेषताएं क्या है, क्या होता है, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, अब आप देखना, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट हमने मीनिंग में क्या देखा था, 2 और मोर पर्सन्स। क्लियर आपके? ठीक है, अब आप इसमें समझना 2 और मोर पर्सन्स, तो आपको पता होगा कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं, 2 होते हैं, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स में नाम क्या आया, 2 पर्सन्स, मतलब ये तो आपके क्लियर हो गया कि मिनिमम जो है, ठीक है, मिनिमम पार्टनर यहाँ पे कितने हैं, 2। आगे बसन में, ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला था कि मैक्सिमम ये अपन कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो आ गया टाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सुनना, अपन बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ध्यान से समझना, बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, अब इसमें क्या कहा गया है कि मिनिमम तो 2 है लेकिन मैक्सिमम हर एक ने अलग अलग बता रखे। ठीक है, अब कैसे समझते हैं, देखो इसमें अपन ने फर्स्ट पार्ट किया, पहले मैं बात करता हूं पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई बसन में अगर मैक्सिमम नंबर की मैं बात करता हूं तो इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें यह कहा गया है कि जो मैक्सिमम पार्टनर है ना वो हमने डिसाइड नहीं किए, मतलब इसमें लिख रखा है डज नॉट प्रिस्क्राइब। आई बसन में इसमें डिफाइन नहीं कर रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम बंदे कितने होंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि कुछ इन्होंने बता ही नहीं रखे। आई बसन में, ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या उठता है, फिर सर किस में बता रखे, है ना। तो सेकंड हम बात करते हैं, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड क्या है, कंपनीज एक्ट। एक एक्ट है, कौन सा, कंपनीज एक्ट, कौन सा है, 2013। आई बसन में ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बेसिक है। पार्टनरशिप एक्ट तो हमारा कौन सा लगता है, 1932, और कंपनीज एक्ट कौन सा लगता है, 2013। आगे बसन में मैक्सिमम नंबर पार्टनर की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप एक्ट में हम देख चुके हैं, बिल्कुल बता ही नहीं रखा है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना एक सेक्शन इस पे लगता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक सेक्शन है 464। अरे बसन में कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन दिया हुआ है 464, उसमें ये बताए हैं कि मैक्सिमम बंदे जो हैं वो 100 हो सकते हैं, 100 पार्टनर्स। आई बसन में इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर आपके? तो इसमें क्या बताया है, कंपनीज एक्ट ने आपको ये बोला कि मैक्सिमम बंदे कितने होंगे, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, और पूछा जाए कि भाई कंपनीज में कौन सा सेक्शन, तो सेक्शन कौन सा है, 464। आगे बसन में थर्ड देख लो आप। ठीक है, थर्ड एक रूल था कंपनीज का। ठीक है, कंपनीज में शॉर्ट में लिख रहा हूँ मिसलिनियस। ठीक है, कंपनी मिसलिनियस एक रूल था जो कि आया था 2014 में। आई बसन में एक तो चला गया, 13 के बाद में क्या आया, एक रूल आया जिसमें मतलब अगर मैं इसकी बात करूं कि सर रूल कौन सा, तो यहाँ पे है रूल नंबर 10। आई बसन में रूल कौन सा है, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो बंदे होंगे वो कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स। आई बसन में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि मैक्सिमम कितने, क्या ये बताएं, ये बताएं या ये बताएं। अगर मेंशन करके रख दे कि कंपनीज एक्ट 2013 में कितने बताएं तो 100 है, मिसलेनियस में कितने बताएं तो 50 है। लेकिन अगर डायरेक्ट ये पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने हैं तो आप बताएंगे 50, लेटेस्ट कितने बताने हैं, 50 बताने हैं। आई बसन में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है, आगे समझना। इसमें
आगे आता है एक रूल, मतलब एक एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आई बात समझ में? इसमें ये ध्यान रखना कौन सा ईयर है, 1872। क्लियर? अब आगे क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या बताया, पार्टनर के बारे में। भाई मैक्सिमम बात तो कर ली हमने। अब क्वेश्चन क्या होता है कि सर कौन कौन बंदे हो सकते हैं और कौन बंदे नहीं हो सकते हैं पार्टनर, है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया कि आप जो पार्टनर है ना वो एवरी पर्सन, मतलब किसी भी बंदे को बना लो, कोई भी हो सकता है, बट उन्होंने एक लिमिट दे दी, एक्सेप्ट किसको छोड़ते हुए। आई बात समझ में? अब किसको छोड़ते हुए, तो ध्यान रखना इसमें एक पॉइंट आता है माइनर। क्या आता है, माइनर। ये कहा गया है अगर ऐसा बंदा हो जिसकी एज कितने 18 साल से कम हो तो उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते। आई बात समझ में? क्या बोला कि अगर ऐसा बंदा जिसकी एज 18 साल से कम हो उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन फिर बीच में आ जाता है, इसके बीच में जंप ले लेता है पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, कौन सा था, 1932। ये जंप लेके क्या बोलता है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं साहब माइनर को बनाना है, मतलब माइनर को आप बनाना चाहते हैं, तो अब इसमें रूल क्या है, पार्टनरशिप एक्ट ये बोल रहा है कि अगर आप माइनर पार्टनर को बनाना चाहते हैं तो उसको सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा दें, लॉस में नहीं देना है। समझ गए? ठीक है। और कैसे आप किसके बिहाफ पे कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट में हिस्सा दें, तो ध्यान रखना सेक्शन 30 में लिखा गया। आगे बात समझ में? ठीक है, सेक्शन 30 में क्या लिखा गया है, पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 30 है उसमें ये बोला है कि माइनर को अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको किस में हिस्सा दें, आप प्रॉफिट में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आप बनाना चाहते हैं ना तो किस में आप हिस्सा देंगे उसको, प्रॉफिट में, लॉस में भागीदार नहीं होगा। समझ गए आप? ठीक है, ये सब मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, बाकी तो अपने लैंग्वेज है ही पूरी। अब आप समझें, माइनर हो गया, एक होता है अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड का मतलब ये होता है कि ऐसा बंदा जो पागल हो, मेरी फर्म में आना चाहता है लेकिन माइंड ही उसका डिस्टर्ब है, पागल है, तो पागल को कैसे बनाऊंगा, बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो ये कौन सा एक्ट बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें पागल व्यक्ति को अपन पार्टनर नहीं बना सकते। आई बात समझ में? थर्ड देख लो, थर्ड में है डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अरे बात समझ में? अब इसमें क्या बोला है, डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, मतलब कानून ने ये घोषित कर दिया कि वो बंदा किसी काम का नहीं। मतलब आपने उसको कोई उधार पे कोई चीज़ दे रखी है, आप उसके पास लेने गए, उसने बोल दिया मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, ना तो मेरे पास घर है ना कुछ है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो कोर्ट ने क्या बोला, ये बंदा, अगर हिंदी में बोले ना तो दिवालिया है, मतलब किसी के लायक नहीं है। तो कोर्ट ने जब उसको बोल दिया कि भाई डिस्क्वालीफाई है, तो आप वहाँ पे जाके केस भी नहीं कर सकते। समझ गए? तो जो बंदा दिवालिया है उसको भी हम पार्टनर नहीं बना सकते, कुछ है ही नहीं। जब मैं पार्टनर बनाऊंगा तो ये तो देखूंगा कहाँ का रहने वाला है, उसका घर बार कैसा है, वो तो देखेंगे ना अपन। तो कोर्ट ने बोल दिया कि ये क्या है, डिस्क्वालीफाइड है, तो आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते। क्लियर है? ये तीनों पॉइंट किस में लिखे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बस पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला है, माइनर के बारे में, कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्रॉफिट में हिस्सा दें, और कौन सा सेक्शन 30 में। क्लियर है आपके? ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आप देखें सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, एग्रीमेंट। अब आप ध्यान से समझना, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्वेश्चन उठा, भाई एग्रीमेंट होता क्या है। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है, अगर बंदा मेरी फर्म में आना चाहता है तो मैं क्या है उससे पूछूंगा आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, मतलब कुल मिला के पूरी डिटेल लूँगा। तो वो डिटेल लेना ही क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट आपको सही लगे उसका नेचर, उसके बोलने का तरीका या कुछ भी, तो आप उसे रखेंगे। आपको जमा ही नहीं मामला, पैसे ही अपने सेट नहीं हो पाए, तो अपन उसको मना कर देंगे। तो क्या करना है, हमें एग्रीमेंट करना है। तो ध्यान रखें, अगर मैं एग्रीमेंट की बात करता हूँ ना, तो एग्रीमेंट भी यहाँ पे होते हैं दो तरह के, एक होता है ओरल और एक होता है रिटन।
आई पसंद में? एक तो होता है ओरल और एक क्या होता है रिटर्न। मतलब मेरी कोचिंग में एक बंदा आया कि सर मैं भी इस कोचिंग में पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने क्या बोला, हाँ ठीक है आप आ जाना, कल से ज्वाइन कर लेना, अपन तो इतना इतना डिसाइड कर लेंगे शेयर, ठीक है, बात हो गई। बस सिर्फ मैंने बोला है, वो कौन सा एग्रीमेंट, ओरल। और अगर बंदा आता है, मैं कहता हूँ कि यार स्टाम्प पे लिख के दो, ये कराओ, नोटरी कराओ, वो कराओ, ये कराओ, मतलब अगर मैं रिटर्न में कुछ लिख के दे रहा हूँ या उससे ले रहा हूँ, वो कौन सा एग्रीमेंट है, रिटर्न। समझ गए? एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक ओरल होता है और एक रिटर्न होता है। आज के दौर में ओरल की वैल्यू नहीं है, मतलब जबान की कोई वैल्यू नहीं है। कब कौन सा बंदा भाई मुकर जाए बात से कि यार मैंने तो बोला ही नहीं था, तो ये कौन सा है, ओरल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आज के दौर में कौन सा चलता है एग्रीमेंट, रिटर्न। समझ गए आप? ठीक है, रिटर्न ही है। अब जब रिटर्न में एग्रीमेंट किया तो उसको हम नाम दे देते हैं पार्टनरशिप डीड। आगे पसंद में, अगर रिटर्न में कोई एग्रीमेंट किया आपने तो उसको नाम हमने क्या दे दिया, पार्टनरशिप डीड। क्योंकि एग्रीमेंट तो दो होते हैं, ओरल और रिटर्न भी, लेकिन रिटर्न में हो रहा है तो उसको क्या नाम दे दिया, पार्टनरशिप डीड। आगे पसंद में, ठीक है। अब समझे आप पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखना आप, अब है बिजनेस, ठीक है। अब आप ध्यान देना, बिजनेस। अब बिजनेस में क्या होता है कि भाई अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं तो ये तो पता होना चाहिए कब आपने स्थापित किया था, वो तो होता है ना कि एस्टेब्लिश्ड आपने कब किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि बिजनेस में सिर्फ इतना सा पॉइंट है, कब आपने उसको स्थापित किया। आई पसंद में? क्लियर है? बस ये है। और क्या हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग, कि कितना प्रॉफिट शेयर करना है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। आपको पता होगा जब अपन बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, कौन कितना शेयर अपना देगा अपने में से, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया प्रॉफिट शेयरिंग में कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है बिजनेस में, कौन कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन कितना बांटेगा, वो सब इंफॉर्मेशन भी हमारे पास होनी चाहिए। आई पसंद में? तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट जो सभी के द्वारा आपने देखा था, जो डेफिनेशन देखी थी ना, वही है लास्ट पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। अब देखो फिफ्थ में क्या था, इसमें दे रखा है बिजनेस कैन बी carried on by all or any of the partners acting for all, ठीक है। आई पसंद में? ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। पता होगा आपको इसका मतलब होता क्या है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी के द्वारा किया जाए, ठीक है, या फिर और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, या किसी एक के द्वारा अपन एक्ट करें। आई पसंद में? तो ये हमारे क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्ट हो गए। आई समझ में?